हेलो गाइस। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, जो कि जेई नीट बोर्ड सीरीज चल रहा है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या किया था, बेसिकली हमने देख लिया था रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना होता है। ठीक है, विथ एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल लिए थे उसमें। रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा था, डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस कैसे लिखते हैं, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। फिर उनके ग्राफ प्लॉट किए हुए थे। उसके बाद इन द ला और उसके न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल उसके बेसिस पे था, वो किए थे। इन द लास्ट हमने क्या किया था, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमने रेट लॉ तक कर लिया था। ठीक है, रेट लॉ तक। बट वहां पे लास्ट में वॉइस ब्रेक हो गया था, तो उसको हम थोड़ा सा जस्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। इस लेक्चर में बेसिकली हमारा क्या होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, विथ क्वेश्चन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ट्राई करेंगे ये वाला वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। इसके बाद वाले में हम लोग जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर विथ न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। ठीक है, तो इस ऑर्डर में हम जिस वाले लेक्चर 2 में जो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी, ये मेन टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अगर रिकैप कराऊं, तो हम लोगों ने क्या किया था पिछली क्लास में। हमने किया था कि मान लो, सपोज करो कोई रिएक्शन है। जस्ट एक बार रिकैप करा रहा हूं। ए प्लस बी डेट फॉर्म, सपोज करो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास कॉफिशिएंट है। अगर मान लो इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता था, तो कैसे लिखते थे, ये यूनिटी करना होता था। तो 1/a, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 1/a, नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डेल्टा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही होता था। यहाँ पे बी के लिए क्या लिखोगे, 1/b। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इंटू, अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है कॉफिशिएंट, तो 1 हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंटू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डेल्टा टी। याद रखना, ये कॉफिशिएंट होता है, ये हमें यूनिटी करना होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस साइन लगा देते हैं। 1 अपॉन में बी डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन में डेल्टा टी, ये हम लोगों ने लिखा था। अब इतना क्या हो रहा है, इतना वाला पार्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो रहा है। ठीक है, अब मैं अलग से नहीं लिखूंगा, क्योंकि पिछले लेक्चर मैंने ऑलरेडी अच्छे से करवा रखा है। और ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस हो रहा है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना होता था हमें वहां पे, इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन करना होता था। मतलब अगर आर इंस्टेंटेनियस लिखना, और ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी होता था। ठीक है, एवरेज आर आर भी यही सेम होता था। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें डिफरेंशियल फॉर्म लिखना होता था। -1 अपॉन में ए डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी। ऐसे यहाँ पे -1 अपॉन में बी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डी टी। ऐसे यहाँ पे आएगा 1/m डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में dt। तो ये हमारे इंस्टेंटेनियस हो गया था, ये सब हमने किया था। इसके बाद हमने इस पे एक दो न्यूमेरिकल किया था, वो आप देख लेना। अब जो इसके बाद वाला फैक्टर आता है, क्या किया था हमने, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन, वो भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ में बता देता हूँ। तो इसके बाद हमने क्या किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो जो उसमें 4-5 फैक्टर था, मैंने लिखवा रखा था, उसको देख लेना। ठीक है, तो इसमें जो पहला फैक्टर आता है, वो आता है हमारे पास टेम्परेचर। मतलब ऑर्डर रिवर्स हो, चेंज हो सकता है, बट पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर कोई रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, अगर मान लो वहां पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, अगर टेम्परेचर ऑन द, मतलब अब मैं इसे लिखवाने के बजाय मैं शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन विल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास फैक्टर आया था, क्या आया था, टेम्परेचर का हो गया। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर आया था, वो आया था कैटलिस्ट का। इवन तो कैटलिस्ट होता है क्या, कैटलिस्ट बेसिकली सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन का हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें कैटलिस्ट का भी किया था। तो कैटलिस्ट अगर आता है तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेट ऑफ, मैं समझा दे रहा हूँ, लिखने वाला काम मैंने पिछले में करवा दिया था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। थर्ड जो फैक्टर हमारे पास आता है, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बोल सकते हो। हाँ, कौन, कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट मीन इसको बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कि अगर रिएक्टेंट का जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर सपोज करो रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कैटलिस्ट क्या है। और जो हमारे पास फोर्थ वन आएगा,
सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या करता है, बेसिकली प्रोवाइड करता है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या इफेक्टिव होगा। अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका रेट रिएक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर पार्टिकल का साइज स्मॉल है तो सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 3-4 फैक्टर था, ये हमने कर रखा था, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने किया था, रेट लॉ किया था, ठीक है, रेट लॉ। तो रेट लॉ में ये हमारे ये सब हमने पिछली क्लास में किया था, अब आगे कराएंगे, थोड़ा सा इंट्रो देना था रेट लॉ। अब बेसिकली रेट लॉ में क्या करना है, रेट लॉ होता क्या है, बेसिकली इट इज एन एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन। रेट लॉ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है, इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन से नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। यहीं से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए है प्लस बी, ठीक है, डेट गोज टू प्रोडक्ट, ए और बी आपस में मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा। अब रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो भी होगा हमारे पास रेट लॉ इक्वल टू द, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डन। अब क्या होगा, ये साइन अगर हटता है हमारे पास, अच्छा अब यहां पे कुछ ना कुछ तो पावर आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर हो सकता है इसका ऑर्डर 1 हो 2 हो, हमें नहीं पता है, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लो, यहाँ पे लिख दिया एम, यहाँ पे लिख दिया एन, ठीक है। ये मत भूलना कि यहाँ पे कॉफिशिएंट नहीं चढ़ाना होता है, जैसे इक्विलिब्रियम में करते थे ना, जो कॉफिशिएंट होता था वो पावर में चला जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो रेट ला क्या हो जाएगा, यहाँ पे के साइन हटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एन। तो ये रेट लॉ हो गया बेसिकली, ओके, रेट लॉ हो गया। अब इसमें जो हमारे पास एम और एन है, यहाँ पे एम एंड एन इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है, ऑर्डर ऑफ, एम एन एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि कौन सा ऑर्डर होगा यहाँ पे, अगर मान लो 1 2, वो हमें ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हम कराएंगे अपकमिंग वीडियोस पे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास एम एन एन ऑर्डर हो गया, और तो बेसिकली इसको हम लोग एडिशन ही करेंगे, एम प्लस एन जो होगा वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन का हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन का हो जाएगा। अब सपोज करो मेरे पास क्या है, अच्छा अगर ए का जो पावर एम है वो क्या ऑर्डर ऑफ ए हो गया, ऐसे बी का हो गया, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल किसी का भी लिख सकते हो रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर सपोज करो मेरे पास एक दो एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज करो मेरे पास कोई रिएक्शन है कार्बन प्लस O2 डेट फॉर्म CO2, अगर कोई बोलते इसका रेट, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे, वी नो डेट रेट लॉ इक्वल टू द के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन टू द पावर मान लो अल्फा, मान लो कुछ भी मान लो, और कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर बीटा। तो ये हो गया हमारे पास इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। और यहाँ पे अल्फा एंड बीटा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अल्फा प्लस बीटा जो होगा ये हो क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभी हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी, यही टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, ओके। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया, ऐसे कोई भी एग्जांपल दे देना वो उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्या क्या हमने देखा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें एक और फैक्टर आता है, पांचवा फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का नेचर कैसा, पोलर है या नॉन पोलर है, बेसिकली आयोनिक होगा तो जल्दी डिसोसिएट होगा तो रिएक्शन रेट फास्ट होगा, है ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड की कंपैरिजन में। तो इस तरीके से नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो 4-5 फैक्टर ये पता होना चाहिए, एमसीक्यू में या स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। तो और रेट लॉ हम ऐसे लिख रहे हैं, ये रेट लॉ हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगर इसमें हम 2-3 एग्जाम्पल और लिखें, ठीक है, तो एक सेकेंड, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग लिखो तब तक मैं इसको रुक करता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास कि सपोज करो नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन गैस है, ये NH3 फॉर्म कर रहा है, ठीक है,
अब इसको बैलेंस करके इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। रिएक्शन बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बैलेंस किए नहीं लिख सकते हो। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों लिखो। इसमें क्या क्या लिखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है और रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखना है। ठीक है, दो चीज लिखना है, फटाफट लिखो। बैलेंस करके करना, विदाउट बैलेंस नहीं। आई होप लिख रहे होगे ना, लिख लो फटाफट लिखो ये सब। उसके बाद फिर एक दो एग्जांपल कर लेंगे, फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड करेंगे। ओके, तो अब देखोगे इस रिएक्शन में, तो पहले हम लोग क्या लिख लें, रेट लो। रेट लो कैसे लिखेंगे, हमें पता है रेट लो। अच्छा पहले बैलेंस कर लो, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है ठीक है, H2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से कर दो 6 हो गया, यहाँ पे 2 से कर दो, यहाँ पे ये हमारे पास वैसे N2 इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, N2 गैस होता है ना, तो ये हमारे तरीके से रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब अगर इसका रेट लॉ लिखना है तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। बहुत लोग करेंगे ये, इसका जो कॉफिशिएंट होता है वो पावर में चढ़ा दें, बट ये इक्विलिब्रियम नहीं है, याद रखना। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में होता था, बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो पावर होता है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है, हम ऐसे ऑब्जर्वेशन से नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये सपोज करो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, कुछ भी मान लो, एक्स वाई मान लो, वो उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया इन द टर्म ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द क्या होगा, माइनस, ठीक है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में चेंज इन टाइम इज इक्वल टू द, यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ 1 नहीं है, यूनिटी, तो इसको यूनिटी बनाना पड़ेगा, 1/3 इंटू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, प्रोडक्ट साइड है मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कॉन्सेंट्रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अमोनिया अपॉन में चेंज इन टाइम। तो इस तरीके से हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अब अगर ये तो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से फाइंड आउट करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे आगे। ठीक है, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब हमारे पास टर्म आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग बनाता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया। अब आएगा हमारे पास हेडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन का हम लोग कैसे ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट लॉ देखा, तो अब ये क्या होता है बेसिकली, अब देखो डिफाइन, मैं अभी एक काम करूंगा एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन में डिफरेंस लिखवा दूंगा, 4-5 पॉइंट के सबके। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब देखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेसिकली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है द सम ऑफ द पावर, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ, ठीक है किसका सम होगा, जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant, concentration of reactant which is present in the rate law expression, present in the rate law, present in the rate law expression, है ना। इसीलिए मैंने इसको बताया क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनका सम होता है, सम ऑफ पावर्स होता है, जो कि प्रेजेंट होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लेना, रेट लॉ बोले या रेट लॉ एक्सप्रेशन बोले, बोथ आर सेम लॉ। ओके, ये हो गया। अब एग्जांपल कोई भी ले लो, यही वाला ले लो, तो यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में क्या होगा, मान लो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सपोज करो हाइड्रोजन है प्लस Br, ये आपस में क्या बना रहा है, ये हाइड्रोजन 2 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2HBr फॉर्म कर रहा है। ओके, तो इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, रेट लॉ, इसमें रेट लॉ लिखोगे के, ठीक है, रेट कांस्टेंट के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर m इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 टू द पावर n। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, जो इनका सम होगा वही हमारा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो गया m प्लस n, ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन पे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें क्या होगा, अच्छा एक चीज और याद रखना, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट पहले मैं इसको रब करता हूँ सो दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पॉइंट बन सके। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, अभी डिफरेंस मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, ओके। अब अगर हमें लिखना है पॉइंट कि पहला हो गया, दूसरा पॉइंट क्या होता है ये याद रखना, ये होल नंबर में होता है, मतलब ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट इसमें लिख सकते हो कि इट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है, इसको हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं विदाउट। तीसरा इसमें लिख सकते हो, इट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 1 2 3, मतलब 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा। मॉलिक्यूलरिटी में क्या होता है वो अभी इसमें डिफरेंस आता है बेसिकली, कभी कभी लिखने की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखो और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन में डिफरेंस लिखो। तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अब अगर मान लो कि हमें फाइंड आउट कर ले कि बोले बताओ कि अब इसी से हम लोग यहाँ पे एक तो ये पढ़ लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है, ए फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे रेट लिखोगे तो क्या होगा, रेट इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, है ना, ये पता है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन, ये होता है। अब अगर ये साइन हटाओगे तो रेट इक्वल टू द क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर एन। अब यहाँ पे के क्या होता है, यहाँ पे के जो होता है वो होता है रेट कांस्टेंट, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ओके, रेट कांस्टेंट होता है। और ए तो तुम्हें पता ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एन क्यों लिखा, क्योंकि हमें पावर नहीं पता है उसका कि क्या पावर होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर लिखोगे इसके इसमें, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, यहाँ पे हमें यूनिट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब इसके बाद ये तो लिखना आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया, अब हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है, ये आना चाहिए, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो में मैंने यूनिट ऑफ रिएक्शन पे लगा रखा है, उसको भी देख लेना, बट ये मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट लेक्चर चल रहा है, ओके। अगर देखोगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तो बेसिकली कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। पहले मैं इसमें क्या करूंगा, थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में डिराइव करूंगा, बताऊंगा कि कैसे एक्चुअल में निकालते हैं, वो भी पता होना चाहिए, और मैं उसका ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग देखते ही बता दोगे कि कैसे इसमें यूनिट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे है, तो रेट यहाँ पे क्या आ गया, रेट इक्वल टू द के इंटू ए की पावर एन। हमें क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए, तो इसको एक साइड करो, कि आ गया, तो यहाँ पे रेट रेट डिवाइडेड बाय ए की पावर एन हो गया या नहीं, ये हो गया। अब रेट क्या होता है, वही बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन, रेट क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन की मैंने यूनिट बता रखी है, स्टिल मैं बता देता हूं यहाँ पे, जो रेट हो गया या इसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक, ठीक है। हमें पता है जो रेट होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से समझ लो, ठीक है, डिटेल में, अपॉन में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, टाइम, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम। ये मैंने पहले लेक्चर में बता रखे कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हमें कभी भी ना जैसे यूनिट फाइंड आउट करना है किसी भी रेट कांस्टेंट का या किसी भी टर्म का यूनिट फाइंड आउट करना है, तो उसको एक साइड करते हैं, जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला में कर देते हैं, फिर उसका फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव कर लिया, ये फॉर्मूला आ रहा है, ये रेट कांस्टेंट का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसका हमें यूनिट निकालना है, तो फॉर्मूला पहले बनाया, उसके बाद उस फॉर्मूले का हम लोग यूनिट पुट कर देंगे, तो वहां से हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं फाइंड आउट करवाता हूँ। तो अब देखोगे तो ये क्या बन गया, रेट का हमारे पास यूनिट बन गया, ठीक है। ये डिफरेंस मैं लास्ट में लिखवा दूंगा अच्छे से, ठीक है, 4-5 पॉइंट का डिफरेंस लिखवा दूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ओके। तो मैं उसको लिखवा के एट लास्ट समझा दूंगा, सो दैट में, ठीक है।
और इसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे आते हैं, क्या आ गया, रेट कांस्टेंट इक्वल टू द रेट। अब रेट का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम, यहाँ पे लिखो कॉन्सेंट्रेशन, जो भी होगा एक्टिव मास हटा दो, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम, ये हो गया रेट। और यहाँ पे ए की इंटू ए की पावर एन है, मतलब ए की पावर एन मतलब क्या हुआ, ए भी तो, ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इक्वल टू द, देखो अभी बेसिक चला, मैं कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, ये लिख सकते हैं या नहीं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, इसको पूरा लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे पावर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन है, ओके, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट पता है, मोल पर लीटर, यहाँ पे रखो। अब यूनिट आते हैं, यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, के इक्वल टू द, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, है ना, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी सेम होता है, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो तुम, इसी पे रख के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ये क्या होगा, मोल, है ना, मोल होगा, मोल की पावर एन और लीटर की इनवर्स की पावर माइनस एन। अब ये ऊपर भी ले जा सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। तो हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो भी होगा हमारे पास, उसका n का वैल्यू रख दो, मान लो सपोज करो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, तो यहाँ पे ही रख सकते हो तुम। तो मैं अब यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, लास्ट में बता दूंगा, ट्रिक बताऊंगा, तो वहां से देख के बता दोगे, बट लेकिन पता होना चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो एन की वैल्यू जीरो हो गया, तो दैट मीन्स पुट करो यहाँ पे वैल्यू, यहीं पे पुट कर सकते हो, कहीं पे कर लो, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, और यहाँ पे क्या आएगा, वन, कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, मतलब मोल की पावर जीरो हो जाएगा, और लीटर की पावर भी माइनस एन है, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, रेट कांस्टेंट मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकंड भी ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन आ गई, याद कर लेना, ठीक है, ये जीरो ऑर्डर का आ गया। मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू वन पुट कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इंटू वन अपॉन, देखो मोल की पावर एन है, मतलब हमें मोल की पावर वन रखना है, और एल की पावर माइनस वन है, ये रखना है, ठीक है, ये है। तो अब ये देखो मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वन अपॉन सेकेंड, क्या बचा, वन अपॉन में सेकेंड, या इसी को हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, है ना, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का आ गया। ऐसे हम लोग थर्ड ऑर्डर का फाइंड आउट, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि उसमें फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला ये वाला ध्यान में रखना है। और अभी मैं इसके बाद पहले दो तीन फाइंड आउट करवा देता हूँ, फिर ट्रिक बता दूंगा कि कैसे तुम लोग पूरा थ्रू आउट द किसी भी नंबर ऑफ, मतलब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना, या यूनिट जो होगा ये आ सकता है, ये बेसिकली एमसीक्यू में सीधे पूछ सकता है कि सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या होगी, तो तुम एटलीस्ट जीरो फर्स्ट सेकंड तक फाइंड आउट याद कर लो, और थर्ड का भी याद कर लो। उसके बाद तुम्हें पता है, मैंने निकालना भी बता दिया, ठीक है। मान लो सेकंड ऑर्डर आ गया, क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर कैसे करोगे, अब तुम लोग खुद करो, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई, टू होगी, ठीक है। अब एन की वैल्यू टू हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या होता है, के इक्वल टू द मोल लीटर इनवर्स अपॉन में सेकेंड इंटू वन अपॉन में मोल, एन का वैल्यू क्या हो गया, टू हो गया, इंटू लीटर का पावर माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, एक स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे के इक्वल टू क्या आया, यहाँ पे आया हमारे पास वन अपॉन में सेकेंड इंटू मोल, मोल और लीटर इनवर्स, ये आया। तो अब इसको सीधे करोगे, क्या होगा, यहाँ पे मोल इनवर्स हो जाएगा, और लीटर प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में लीटर यहाँ पे माइनस वन है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर का यूनिट आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर का आ गया। ऐसे हम थर्ड ऑर्डर का लिख सकते हैं, मैं बस थर्ड तक बताऊंगा, उसके बाद आगे तुम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी, तो सीधे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, के मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इंटू वन अपॉन में
मोल का पावर n है, तो n की प्लेस पे क्या रखोगे, 3 रख दो। लीटर का पावर -3 रख दो, n की वैल्यू यहाँ पे 3 था, तो ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा, ये भी कैंसल हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहा होगा, यहाँ पे 1/2 इंटू मोल स्क्वायर, मोल स्क्वायर इंटू लीटर की पावर -2। अब ये देखो सिंपल सॉल्व आउट करो, क्या होगा, मोल यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, लीटर -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, सेकेंड माइनस इनवर्स। अब यहाँ पे अगर तुम कुछ ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है, मैंने यहां तक करवाया जानबूझकर, ठीक है, सो डेट मैं तुम्हें ऑब्जर्वेशन बता पाऊं। अब अगर देखोगे तो जो भी हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है, इसको ना तुम नॉर्मली भी सॉल्व आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट यहां तक ये मेन फॉर्मूला है। अगर तुम देखो ऑब्जर्व करो, यहां से ये हमारे पास क्या है, 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। अब अगर देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे सिर्फ सेकेंड इनवर्स था, तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो मोल की पावर क्या हो रहा है, मोल का पावर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या था, 1 था, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, और यहाँ पे -2। तो मैं यहाँ पे नोट लिखवा रहा हूँ, या ऑब्जर्वेशन लिख, ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, कि जो मोल पावर्स डिक्रीजेस बाय -1। मोल का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, -1 से डिक्रीज हो रहा है। और लीटर का देखो, लीटर -1 था, यहाँ पे लीटर 0 है, यहाँ पे लीटर 1, लीटर 2। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, जो लीटर का पावर है, लीटर पावर इंक्रीजेस बाय 1 +1, लीटर का पावर इंक्रीज है। और जो सेकेंड वाला है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इनवर्स इज कांस्टेंट। सेकेंड इनवर्स तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द, कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, जो सेकेंड है वो कांस्टेंट है। जो लीटर का पावर है, लीटर का पावर है वो इंक्रीज हो रहा है +1 से, और मोल का पावर डिक्रीज हो रहा है -1 से। अब कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, आई होप यहाँ पे कैमरे में आ रहा होगा, ठीक है, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, तो जैसे मान लो हमारे पास थर्ड था, थर्ड है तो थर्ड रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कम करना है, मतलब थर्ड है तो वहां पे मोल का पावर -2 आ रहा है, लीटर का 2, सेकंड इनवर्स, समझ में आया। अगर मान लो हमारे पास फोर्थ ऑर्डर बोल दिया, तो अब देखो तुम लोग को मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, अभी एक ऑब्जर्वेशन और करवाऊंगा, ठीक है, अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक बार इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है तुम्हें, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया, स्क्रीनशॉट हो गया, ओके, इसको मैं अब यहाँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ। अब मैं यहाँ पे तुम्हें और किसी भी ऑर्डर का तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये ट्रिक है हमारे पास, जो अभी बता रहा हूँ ये ट्रिक है, ठीक है, अभी तक तो हमने डायरेक्ट मान लो नहीं ध्यान आ रहा है ट्रिक या ऐसे है तो बता दिया, बट अब अगर ट्रिक जान जाओगे तो फटाफट हो जाएगा। क्या, जो हमारे पास मोल का पावर होता है, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, जैसे थर्ड बोला तो वहां पे देखो एक कम हो रहा है, तो हमें एक कम करना है, और मोल में क्या करना है, माइनस में वैल्यू रखना है, लीटर में प्लस में रखना है, सेकंड, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो थर्ड ऑर्डर का यूनिट है, थर्ड ऑर्डर का है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। अब वैसे निकाल सकते हो, या तो क्या करना है, मैंने बोला था यहाँ पे मोल का पावर माइनस में आ रहा है, लीटर का प्लस में आ रहा है, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स तो कांस्टेंट है, तो मोल, लीटर, सेकेंड इनवर्स तो कांस्टेंट है, मोल का पावर क्या होगा, 3 है, तो यहाँ पे मोल का -2 हो जाएगा, और लीटर का +2, और सेकेंड इनवर्स। मान लो मेरे पास फिफ्थ ऑर्डर है, फिफ्थ ऑर्डर, तो फिफ्थ ऑर्डर में क्या होगा, एक कम करो, मोल, ये फिफ्थ है तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, 4 होगा, -4 लीटर +4 सेकेंड इनवर्स। मान लो 50th ऑर्डर है, मान लो 44th ऑर्डर है, 44th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो क्या होगा, एक कम करो, मोल -43 लीटर प्लस का 40, क्योंकि लीटर में देखो इंक्रीज हो रहा है +1, और मोल में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है -1, और एस माइनस क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, लीटर 40 इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ऐसे मान लो किसी का भी कर सकते हो, मान लो हमारे पास आ गया 105th ऑर्डर यूनिट, 105th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका यूनिट क्या होगा, तो अब ऐसे निकालने बैठो, निकाल भी सकते हो, मैं इसका प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 105 है, तो मोल की पावर -104, लीटर की पावर 104, सेकेंड इनवर्स हो गया। कैसे भी निकाल लो, कितने भी 1000 का आ जाए, मान लो आ गया हमारे पास, सपोज करो आ गया हमारे पास
105552 इस ऑर्डर का रिएक्शन यूनिट। कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, मोल 52 है, 10551 माइनस में होगा, लीटर में क्या होगा 10551 प्लस में होगा, और सेकेंड इनवर्स ये आ गया इसका यूनिट। अब देख रहे हो किसी भी टर्म का यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। ये था ट्रिक। आई होप ट्रिक समझ में आया होगा। एक बार इसको रिपीट करके लिख लेना अपने लैंग्वेज में। ओके। अच्छा, अगर मान लो तुम्हें कैसे पता चलेगा सही है, प्रूफ, तो मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। ये चलो इस वाले रिएक्शन का मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस वाले रिएक्शन का प्रूफ कि सही है या गलत। तो प्रूफ कैसे देखोगे इसका, क्या होता है भाई, जो मैंने बताया था कि ऊपर क्या आएगा, जैसे रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, के अपॉन में मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इंटू ए की पावर एन था, तो अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन की पावर जो भी था, मतलब मोल मोल ठीक है, मोल की पावर एन और लीटर की पावर माइनस एन था, यही था। ठीक है। अब 105 ऑर्डर है, मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन का वैल्यू 105 है। ठीक है, रखो। तो यहाँ पे मैं रेड मार्कर से बताता हूँ। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, के मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एज इट इज है, मल्टीप्लाई बाय 1 मोल की पावर क्या है 105 है, लीटर की पावर क्या है -105 है। अब देखो यहाँ पे एक है, तो एक से यहाँ पे 104 बचेगा, यहाँ पे भी 10 माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ पे बचा क्या 1 में सेकेंड इंटू 1 में मोल की पावर 104 प्लस का इंटू लीटर की पावर -104। ठीक है, अब ये ऊपर ले जाओ तो हमारे पास जो बनेगा ये सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ये मोल की पावर प्लस में नीचे तो ऊपर जाएगा -104 हो जाएगा, लीटर की पावर माइनस में तो ऊपर जाएगा +104 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीसफल करो तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -104 लीटर की पावर 104 और सेकेंड इनवर्स। तो देखो यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है हमारे पास, प्रूफ भी आ गया और सब कुछ एग्जैक्ट आ रहा है। तो ऐसे ये ट्रिक था, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट होता है, एक बार समझ लोगे तो आगे के लिए हमेशा के लिए ये हेल्पफुल होगा। ओके। अब इसके बाद देखते हैं कहाँ क्या, इसके बाद ये सब हमने देख लिया। ओके। अब इसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता दिया। अब इसके बाद हमारे पास टर्म आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और इसके बाद एक होता है यूनिक एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये सब मैं अभी एक साथ करके समझा देता हूँ। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन समझ लेंगे ऐसे। ओके। अच्छा, मॉलिक्यूलर मैं पहले समझा देता हूँ, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट या लिखे ना होगा तो बैक करके लिख लेना। ठीक है, तो अगर देखोगे फिर अभी मैं एक बार फटाफट डिफाइन करके लिखवा दूंगा। जो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन ये क्या होता है, ये याद रखना वन स्टेप रिएक्शन होता है, मतलब एक स्टेप में सारा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ ये क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है ये क्या होता है, मल्टी स्टेप होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ये मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता क्या है बेसिकली, अगर देखोगे मॉलिक्यूलरिटी, तो एक तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन मतलब कोई भी मॉलिक्यूल होगा, दो रिएक्टेंट वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके ही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, जो कोलिजन रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, वो हो गया मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। हम बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन दे ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, एक्सपेरिमेंटल था। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, उसको हम रिएक्शन देख के बता सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है या बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, या हमारे पास, ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो 3 से ज्यादा नहीं होता, या तो मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, 3 से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन बी 1 2 3, जीरो भी नहीं हो सकता। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन नेवर बी जीरो, वो जीरो हो ही नहीं सकता। अगर जीरो हो गया तो मतलब रिएक्शन ही नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो मॉलिक्यूलरिटी में ये हो गया। तो अभी 2-3 पॉइंट है, मैं उसमें डिफरेंस आउट आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद आता है एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं छोटे छोटे जो पॉइंट है ना उनको नोट डाउन कर देता हूँ, सो डेट समझाने में आसानी होगा, अदरवाइज वीडियो बड़ा बनना है। ओके, तो मैं इसको फटाफट समझा देता हूँ, मैंने इसीलिए लिख लिया सो डेट टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो
और अच्छी थ्योरी भी आपको मिल पाए। ओके, तो जैसे मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन बताया था, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है। ओके, तो एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वन इन वन स्टेप। ओके, अगर एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो मेरे पास क्या होगा, वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। ठीक है, इसको मैंने समझा दिया था, हो गया। देन अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना, अगर एक स्टेप में कंप्लीट हो गया तो दैट इज काइंड ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, जब कोई भी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई रिएक्शन ए से बी बना रहा है, बी से सी बना रहा है, तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हो गया ना एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये लिखा हुआ है ना, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन गिव्स द प्रोडक्ट। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हमारे पास ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी, ये कोई इंटरमीडिएट बना रहा है, मान लो आई इंटरमीडिएट बना रहा है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हो गया। अगर मान लो कोई रिएक्शन हमारे पास है, ए से सीधे प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया, एक स्टेप में हो रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या होता है, द स्पीसीज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन अनदर, तो जो ये बना है इंटरमीडिएट है। इसके बाद देखो ये वन स्टेप में इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, उसके बाद कंज्यूम हो गया। जैसे एग्जांपल तुम ऑर्गेनिक में करते हो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज करो मेरे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाला पार्ट ले लू, CH3 CH2 OH है। अब यहाँ पे पहले एसिड से रिएक्शन कराते हो, तो ये यहाँ पे अटैक करता है, तो क्या बन गया यहाँ पे CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, तो CH3 CH2 पॉजिटिव, जो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बोकेटाइन, यही हमारा इंटरमीडिएट होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे डिप्रोटोनेशन होके, यहाँ पे डिप्रोटोनेशन होता है, यहाँ पे एल्कीन बना लेता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो बना है हमारे पास, ये इंटरमीडिएट हो गया। ओके, इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, बेसिकली इंटरमीडिएट जैसे नाम है, मिड में आएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। ठीक है, ऐसे ही काइनेटिक्स में हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद एक अच्छा रिएक्शन है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल है, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर के बाद बताना चाहिए था, बट मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, आ रिएक्शन विच इज नॉट, मतलब सीडो मतलब होता क्या है, एक तरीके से सीडो मतलब होता है झूठा। ठीक है, सीडो मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल में वो चीज नहीं है बट वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिखा रहा है, बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर होगा या थर्ड ऑर्डर, जो मतलब दिखा रहा है वहां पे दिख रहा है, हमें ऑब्जर्वेशन हो रहा है, वो एक्चुअलिटी में उतना नहीं है, उसके कम है या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स एक तरीके से दिखाने वाला जो रिएक्शन है, तो या ठीक है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आ रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली अ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर नहीं है एक्चुअली में, बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम्स रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, एक्चुअल में वो मतलब अगर रिएक्शन देखोगे तो वो तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखेगा, लगेगा कि सेकेंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, बट कुछ कंडीशन वहां पे ऐसा अप्लाई करोगे, मान लो सपोज करो दो रिएक्टेंट है, एक का कॉन्सेंट्रेशन तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, दूसरे का कम कर दिया, तो जो भी रिएक्शन होगा जो ज्यादा वाले का उसकी वजह से आएगा, उस पर तो कोई फिक्स ही नहीं आएगा, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा कि जो ज्यादा अमाउंट में है। चेंज किसकी वजह से आ रहा है, छोटे वाले की वजह से, तो जो इस वजह से वो दिख रहा है तुम्हें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, तो ये डिफाइन लिख सकते हो, एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज बेसिकली जो घर में चीनी वगैरह खाते हैं, केन शुगर, वही होता है। लुक्स लाइक अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ये जो बायोमोलिकुलर, ये मैंने लिख रखा है, ये सुक्रोज है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो बायोमोलिकुलर कैसे होता है, वो मैं अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो वहां पे लिखना बताऊंगा, बेसिकली मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे तो रेट क्या होगा। अच्छा, मैं इसको ना एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये सब तो आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वो कहाँ है। ओके, तो ये एलिमेंट्री वगैरह हो गया। ठीक है, लिख लेना, इसलिए मैंने इसको अच्छे से लिखवा दिया, सो दैट तुम्हें कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कुछ छूटे ना, है कि नहीं। अब अगर देखोगे तो हमारे पास जो इसका एग्जाम्पल आएगा, मैं ऊपर बताता हूँ, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, तो C12H22O11 होता है, C12H22O11 होता है। ठीक है, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होगा। अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, बेसिकली हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो ये किसमें सुक्रोज होता है। सुक्रोज अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किसमें ब्रेक डाउन होता है, हाँ। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं, ये डाइसेक्राइड्स है ना, सुक्रोज, तो ये बेसिकली ब्रेक डाउन होगा तो किसमें होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। C6H12O6 प्लस C6H12O6।
ठीक है, एक सुक्रोज हो जाएगा, सॉरी ग्लूकोज हो जाएगा और दूसरा फ्रक्टोज हो जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ये इसमें ब्रेक डाउन हुआ। अब अगर देखोगे तो यहां पे हमने क्या किया है, वाटर को कौन, अच्छा अगर नॉर्मल लिखोगे इसका रेट कैसे लिखोगे, इसका रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, रेट, ठीक है, इक्वल टू द के concentration of C12 H22 O11 एंड concentration ऑफ वाटर, ये लिखा। बट यहाँ पे concentration ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है हाइड्रोलिसिस करते हैं और इसका concentration कम है, तो इसका ना ऑलमोस्ट इसमें जो चेंज आएगा बहुत अच्छा। अगर देखोगे यहाँ पे इसका पावर वन है, पावर वन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली दिख रहा है बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होने की वजह से जो इसका रेट आता है वो के C12H22O11, ये हमारे पास ये हो जाता, इसी को बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर, दिख रहा है सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम इसका रेट ओनली डिपेंडेंट ऑन सुक्रोज वाला पार्ट। ओके, ऐसे एक एग्जांपल और है, ये एथाइल एसीटेट है, एथाइल एसीटर है। एसीटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिकली एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है। एस्टेरिफिकेशन में क्या करते हो, जब अल्कोहल का और एसिड का रिएक्शन कराते हो आपस में तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है ना, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एसिड के प्रेजेंस में। बट अगर उसी को एस्टर को हाइड्रोलिसिस कर दोगे एसिड के प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, वो आपस में डिसोसिएट हो जाएगा अल्कोहल और एसिड में। ठीक है, तो एक इसका भी एग्जांपल लिख रखा है, तो आई होप डिफाइन तुमने लिखा होगा, फिर मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे भी समझा देता हूँ। तो इसमें देखोगे जो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारे पास, इसी को केन शुगर भी बोलते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल एथाइल एसीटेट, एस्टर है ना, एस्टर में आईपीएसी कैसे लिखते हो, एल्काइल एल्केनोएट होता है। ठीक है, तो इसका कोई क्या होगा, एथाइल एथनोएट, वो आईपीएसी लिखोगे एथाइल एथनोएट या एस्टर इसी को बोल सकते हो ना, कुछ भी एस्टर है, इसका तुमने रिएक्शन कराया वाटर से। ठीक है, तो ये एसिड के प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हें पता है एसिड का फॉर्मेशन कर देगा प्लस अल्कोहल बना देगा CH3 CH2OH, एस्टर और अल्कोहल बन गया। अब एट स्टार्टिंग में इनिशियल पे T=0, मतलब एकदम इनिशियल पे, तो मैं ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट एग्जांपल है वो मैं कोट कर रहा हूँ। तो इसका जो कंसेंट्रेशन था वो 0.01 मोल था, एज्यूम करो, और इसका जो कंसेंट्रेशन था वो क्या था, 10 मोल था, और ये तो कुछ बना ही नहीं था, स्टार्टिंग में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो कहां से बनेगा। ओके, अब इसके बाद आफ्टर सम टाइम्स, मतलब 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, मान लो 5 मिनट आफ्टर या x मिनट मान लो, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कंज्यूम हुआ होगा। तो ये क्या किया, जस्ट एज्यूम करो कि ये जो एथाइल एसीटेट वाला पार्ट है वो टोटली कंज्यूम हो गया, तो ये अगर टोटली कंज्यूम हो गया तो 0 हो गया। अब अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें से कंज्यूम हुआ होगा तो जितना, मतलब 1:1 का रेशियो है ना, मिला के ये बना रहा है, तो जितना इसमें से कंज्यूम हुआ उतना इसमें से भी कंज्यूम होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर 0.01 होगा तो यहाँ पे 9.9 मोल बचेगा, और ये फिर 0.01 मोल बन जाएगा, ये भी 0.01 मोल बन जाएगा। डन। तो अब देखोगे तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर कंज्यूमिंग एथाइल एसीटेट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर कंज्यूमिंग एथाइल एसीटेट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब 9-10 था स्टार्टिंग में, और यहाँ पे क्या है 9.9, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना। ये जो चेंज है ये ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वजह से मतलब इतना चेंज नहीं आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसकी वजह से इतना चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज क्या आ रहा है, इसकी वजह से ओनली आ रहा है, ओनली एथाइल एसीटेट की वजह से आ रहा है। तो जो भी इसका हम लोग रेट लिखेंगे, ठीक है, इसका रेट मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसका रेट कैसे लिखोगे, तो तुम्हें पता है यहीं पे इसको मैं इसका डिफाइन जो है रब कर रहा हूँ, सो डेट यहाँ पे अच्छे से मैं लिखवा सकूँ। ठीक है, तो इसका रेट कैसे लिखोगे भाई, बताओ, खुद से लिखो, ट्राई करो। हम्म, तो तो वाटर का तो कांस्टेंट है, तो इसका जो रेट आएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration ऑफ एथाइल एसीटेट, CO CO C2H5 एथाइल एसीटेट इनटू concentration ऑफ वाटर, है ना, दोनों। अच्छा, अब ये दिख रहा है बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बट ये एक्चुअल में है यूनिमोलिकुलर। अब क्या होगा, क्योंकि जो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख सकते हो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, H2O आफ्टर गेटिंग कंज्यूम्ड, व्हाट कंज्यूम्ड, ऐसे यहाँ पे सुक्रोज था, यहाँ पे एथाइल एसिड कंज्यूम्ड, एथाइल एसीटेट, एथाइल एसीटेट, एथाइल एसीटेट बोलो या
एथाइल एथनोएट बोलो, ठीक है, या एस्टर जो भी है, एथाइल एस्टेट या एस्टर इज ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। सो जो भी चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, एथाइल एसीटेट की वजह से। सो डेट, तो जो हमारे पास जो यहाँ पे रेट जनरली बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया एक तरीके से कांस्टेंट। तो ये एग्जांपल दिखा देना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CH3CO C2H5। तो देखो ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जो फाइनली हमारा रेट इक्वल टू द के रेट कांस्टेंट CH3CO C2H5। ओके, तो ये हमारे तरीके से सीडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। मतलब इसमें क्या आया, दो रिएक्शन हो रहा है, जैसे एथाइल एसीटेट वाटर है, हाँ, अब ये आपस में रिएक्शन कर रहा है, एसिड के प्रेजेंस में एसिड और एथनॉल बना रहा है। एक का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है इतना ज्यादा है, उसमें आफ्टर गेटिंग कंज्यूम ऑफ एथाइल एसीटेट उसमें कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है एथाइल एसीटेट में, ठीक है। तो ये पूरा कंज्यूम हो गया, बट इसमें बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है। सो डेट इसका जो होगा ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो जो भी चेंज आएगा इसकी वजह से आएगा, तो रेट में इसी का हम लोग लिखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड, अब दिखने में लग रहा है बायोमोलिकुलर, बट है एक्चुअल में सीडो फर्स्ट ऑर्डर। तो तो यहाँ पे इस तरीके से सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है, बेसिकली एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का न्यूमेरिकल है, आप लोग पा जाओगे, तो इसको लिख लो, ये एग्जांपल है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। अभी मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ। तो अब अगर इसमें देखोगे, एक बार खुद से ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू में या नीट वगैरह में पूछ सकता है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा है नहीं कुछ, बट एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है। अब अगर देखोगे क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, गिवन लिखो, उसके बाद इसमें प्रोसीड करोगे तब न्यूमेरिकल आएगा, अदरवाइज तुम्हें इशू आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ओके। बट लेकिन खुद से ट्राई करना पड़ेगा। अब अगर देखोगे लिखा है, इसका मैं सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, इसमें देखोगे क्या बोला है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई, ओके, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब हमारे पास जो इसका कन्वर्जन हो रहा है, जो यहीं पे बताता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, यहीं पे बता दो, जो कन्वर्जन हो रहा है एक्स टू वाई से, ठीक है। तो ये जो फॉलो सेकेंड ऑर्डर, मतलब क्या हमारे पास जो ऑर्डर है वो सेकेंड ऑर्डर है, मतलब एन का वैल्यू क्या है, 2 है, ओके। फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। ओके, बोला है कि हमारे पास एक्स टू वाई रिएक्शन है, तो अगर इसका रेट लिखोगे, इसका रेट क्या होगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया, तो ये इक्वेशन 1 मानो, ओके। क्या होगा, रेट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर बोला, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब बोला है एक केस ऐसा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स है, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स है, वो क्या हो गया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, क्या इंक्रीज कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। तो यहां पे y पे क्या इफेक्ट आएगा, y पे क्या इफेक्ट आएगा ये पूछा है, तो इसका रेट कैसे लिखोगे, रेट, तो ये भी होगा रेट कांस्टेंट इंटू 3x का स्क्वायर, डन, ये हो गया। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, अगर इसको और सॉल्व आउट करोगे तो के 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, ठीक है, 9 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको 9 को बाहर ही लिख लो, 9 के इंटू एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं, तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, डन। अब बोला है कि ये y पे कितना चेंज आएगा, मतलब हमने इंक्रीज किया तो y पे कितना चेंज आएगा, तो नाउ इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। अगर करोगे तो हमें पास चेंज आ जाए, पता चल जाएगा, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R1 है, तो R2 डिवाइडेड बाय R1, R2 यहाँ पे कितना है, तभी तो पता चलेगा, 9k इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन में R1 में क्या है, k इंटू एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे R2 अपॉन में R1 इक्वल टू द 9, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो गया, R2 इक्वल टू द 9R1, मतलब 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग x का कॉन्सेंट्रेशन 3 कर देंगे, x का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर देंगे 3 टाइम, तो ये 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट
रिएक्शन। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है, तो वहां पे ऐसे तुम्हें ऑप्शन में दे देगा 9, 8 ऐसा टाइप का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, कुछ एक दो क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से करा देता हूँ, ठीक है। अब देखोगे एनसीईआरटी का ये भी इंटेक्स क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 4.3। एग्जाम्पल 4 पर अब मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, फटाफट डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, ओके। तो एग्जाम्पल 4.3 में दे रखा है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। इन्होंने रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, ए में दे रखा है, ये एग्जाम्पल नंबर 4.3 है। क्या दे रखा है ए में, रेट इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर 3/2। अब इसका इन्होंने बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो तुम्हें सीधे पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। वी नो दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ द पावर विच वाज गिवन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2 प्लस 3/2, ठीक है। इनको सम करोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये कर सकते हो। और बी वाला क्या क्वेश्चन दिया इन्होंने, बी ऑप्शन में दे रखा है, रेट इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1। अब देख रहे हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटीजर भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है और जीरो भी हो रहा है, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, जीरो नहीं होता है, ना नेगेटिव होता है, ना इंटीजर भी नहीं होता है, ठीक है, वो होल नंबर होता है। तो अब इसमें देखोगे ऑर्डर ऑफ, तो सम करना है हमें बस, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 प्लस -1। तो इसमें करोगे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, तो 3/2 मतलब एक तरीके से ये 1.5 है, 1.5 में से -1 कर दोगे क्या आएगा, 1/2 ही तो आएगा। यहाँ पे 1/2 ये मतलब हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो गया, क्या हो गया, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से ये 4.3 था, ठीक है। और इसके बेसिस पे क्वेश्चन है क्या, और ऐसे 4.4 है, 4.4 भी क्वेश्चन आसानी है, ये इसने दे दिया है, इससे यूनिट देख के पहचानना है कि यूनिट दिया है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो पहचान लोगे इसमें कि हमारे पास हो जाएगा सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो यूनिट मैंने तुम्हें देखना बता दिया, ओके ओके। तो ऐसे हमारे पास एक इंटेक्स क्वेश्चन है 4.3, ए से बी बना है, प्रोडक्ट रेट लॉ गिवन बाय, ओके। तो इसमें क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, 9 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 9 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन है 4.3 इंटेक्स का, इसमें क्या बोला, फॉर अ रिएक्शन ए से बी, ए प्लस बी ये प्रोडक्ट बना रहा है। अब बोला है कि इसमें रेट क्या गिवन है, इन्होंने रेट गिवन दे दिया, रेट इक्वल टू द के इंटू ए की पावर हाफ बी की पावर 2, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना हमें, सीधे सम कर दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2, ठीक है। तो ये सम कर दो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। और ये वाला मैंने क्वेश्चन करवा दिया, द कन्वर्जन ऑफ एक्स 4.4 मैंने करवा दिया, ये इंटेक्स का 4.4 था, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इंक्रीज 3 टाइम्स, तो इसमें रेट का इफेक्ट पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने जस्ट पहले करा। तो इस तरीके से और सारे क्वेश्चन तुम करना, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब मैं एक बार एक काम करता हूँ, एट लास्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ, सो दैट तुम्हें आसानी हो, ठीक है। तब तक ये वाले क्वेश्चन कर लो, ओके। तो इसके बीच में हमने लिख लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन के बीच में डिफरेंस, ओके। देख लो एक बार रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस हमने लिख लिया है यहाँ पे, सो दैट कोई पॉइंट छूटे ना, अच्छे से इसमें हमने एक्सप्लेन किया। तो जो पहला पॉइंट है इसका देखो, मैंने बता भी रखा था, इट इज द सम ऑफ द पावर रेज टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं उनका जो पावर होता है m प्लस एन अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, डन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अच्छा मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, मैंने बताया था मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। अच्छा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मैंने बोला था इसको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं या एक्सपेरिमेंटल से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये पढ़ाते टाइम बताया था। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेबर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, इंटीजर नहीं आएगा, मतलब जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर आएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, नेगेटिव होता है, इंटीजर। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था तो वहां पे देखो इंटीजर में आ रहा था क्वेश्चन, और निगेटिव में भी वैल्यू आई थी, जीरो का तो मैंने यूनिट ही निकलवाया था। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी में नहीं हो सकता है। इट इज गिवन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, मतलब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ओवरऑल रिएक्शन के लिए दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक ईच स्टेप के लिए नहीं दिया जाता है कि हर एक स्टेप का आएगा, ओवरऑल रिएक्शन का आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, लाइक दैट। इट डिपेंड ऑन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होता है। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या डिफरेंस आ गया तो
मॉलिक्यूलरिटी में आओ, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब मॉलिक्यूलरिटी होता क्या, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं ना वो आपस में कोलाइड होते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो रहा है उसमें टेकिंग पार्ट ले रहा है, कितना होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे, है ना, इसको हम ऑब्जर्वेशन से दिखा सकते हैं, ये था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये थ्योरेटिकल से बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 1 है तो इसका अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे कैसे लिखोगे, इसमें जो रेट आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 NO2 का 1, तो ये क्या आ गया, यूनिमोलिकुलर 1 आ रहा है तो यूनिमोलिकुलर आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो ये 2 ऊपर में जाएगा तो बायमोलिकुलर रिएक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे इसका अगर लिखना चाहो तो इसका कैसे लिखोगे, यहाँ पे हमारे पास रेट जो होगा, इसमें अगर लिखोगे तो जो रेट होगा हमारे पास, रेट इक्वल टू द रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पावर नहीं जाता था, याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये कॉपी, अगर इसी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना होता तो यहाँ पे हम NO2 की पावर m और ऑक्सीजन की पावर n लिखते हैं, वहां पे नहीं पता होता है, बट यहाँ पे पता है, तो ये क्या है हमारे पास ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना है। इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यस, देखो देख के बता दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख के नहीं बता देते, वहां पे वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, याद रखना ये जीरो कभी नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं आ सकता ना नेगेटिव, मॉलिक्यूलरिटी अगर जीरो हो ही नहीं सकता, अगर जीरो हो गया तो रिएक्शन कैसे होगा, नेगेटिव भी नहीं हो सकता और इंटीजर में भी नहीं होगा, या तो कंप्लीट मॉलिक्यूल होगा या तो इंटीजर में नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, तो डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। फोर्थ है इट इज असाइन फॉर ईच एलिमेंट्री स्टेप, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, बट मॉलिक्यूलरिटी में ओवरऑल स्टेप का लिए नहीं, हम लोग ईच एंड एवरी स्टेप के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, याद रखना ये प्रेशर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर और टेम्परेचर की। एक चीज और लिख लेना यहाँ पे 6 पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता है ये 3 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन जनरली ट्राई मॉलिक्यूलर तक होता है, जनरली मैक्स टू मैक्स 3, ठीक है, 4 भी हो जाता है बट ट्राई मॉलिक्यूलर तक ही होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें 6 पॉइंट लिख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी एनी ऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 5 10 12 15, ठीक है, इस तरीके से कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास था। इस लेक्चर में हमें करना क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, तो एट लास्ट मैंने इसीलिए डिफरेंस लिखवा दिया, क्योंकि डिफरेंस लिखना इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लेना। इसके पहले मैंने जो भी क्वेश्चन वगैरह कराया वो कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना हमें, ठीक है। हमने क्या किया, पहले में किया क्वेश्चन के साथ थ्योरी वाला पार्ट, सेकंड में किया, सेकंड लेक्चर है हमारे पास, इसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन किया अच्छे से, विद क्वेश्चन किया, न्यूमेरिकल के साथ किया, और जो भी पॉसिबल था, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, इसके बीच में अच्छे से डिफरेंस वगैरह कर लिया हमने। अब जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें हम लोग करेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, उसके ग्राफ के साथ, और उसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। ट्राई करेंगे कि उसमें हाफ लाइफ भी इंक्लूड हो जाए इफ टाइम परमिट्स, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, पूरी सीरीज देखो, अच्छे से समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। इसके साथ हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे, जेई के भी क्वेश्चन करेंगे और नीट के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, ऑल द बेस्ट।